हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि एडिटोरिया के वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट नंबर 4 है। और इससे पहले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो करवाया जा चुका है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से 1 2 3 का जो भी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत है उसमें से वो देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, इसमें एक साइड राजवंश और दूसरी साइड उसकी राजधानी। तो पहला है चोल वंश, तो इसका तंजौर राजधानी था, तो ये तो ठीक है। दूसरा है राष्ट्रकूट और इसका मान्यखेत था, तो ये भी सही है। तीसरा है पाल वंश और इसका मुंगेर था, ये भी सही है। तो अगर तीन सही है तो चौथा जो है वो अपने आप गलत हो जाएगा। और अगर देखें तो पल्लव वंश का राजगृह नहीं है, बल्कि पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, और गलत पूछ रहा है इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखेंगे कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वह शिव विष्णु थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है, प्राचीन कालीन स्मृति में से सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। तो मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृतियों में से एक है। और ये जो लिखा गया है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। और यह जो है बेसिकली प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र और कानून के ऊपर लिखा गया पुस्तक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो अगर त्रिपक्षीय संघर्ष में देखें तो दक्षिण का जो था वो राष्ट्रकूट के द्वारा इसमें जो है हस्तक्षेप किया गया। और आप सभी को पता होगा कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। पाल प्रतिहार तो नॉर्थ के थे, लेकिन राष्ट्रकूट ये साउथ का राजवंश था जो कि इसमें हस्तक्षेप किया था। और राष्ट्रकूट के जो राजा राजा ध्रुव के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया तथा गो हत्या भी निषिद्ध कर दिया था। तो यह जो है जैनुल आबेदीन के द्वारा किया गया। और इसका अगर शासनकाल देखें तो 1420 से 1470 ईस्वी के बीच इसका था। और इसका जो है अपने उदार नेचर और जन कल्याण और सहिष्णुतावादी नीतियों के कारण इसे जो है कश्मीर का अकबर की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किन के द्वारा किया गया था। ये तो अब बहुत आसान है कि सूर्य सेन, इनके द्वारा 1930 में जो चटगांव है बंगाल में, तो उसमें जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इनके द्वारा बनाया गया था। और आप लोग को याद होगा कि जो चटगांव का जो शस्त्रागार हमला था वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो यह हुआ था अप्रैल 1915 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो यह जो था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा के लिए। और आप सभी को पता है कि जो सबसे पहले 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, इसके द्वारा ही शिक्षा में बदलाव या शिक्षा में आप कह सकते हैं कि प्रोन्नति जो है वो स्टार्ट हुआ था। हालांकि इसका प्रोविजन जो है सबसे पहले 1813 में किया गया था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और आगे चल के 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को अपनाया गया। और 1854 से चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया। और इसी के चार्ल्स वुड डिस्पैच के ही द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा को मापना था, उसके लिए हंटर कमीशन इसकी जो है समिति का गठन किया गया था। और बाद में इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था तथा तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। यह कथन जो है किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1922 में
चौरा चौरी की घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात करते हैं, तो इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो कि इसके विपक्ष में थे, उनको लगता था कि नहीं, आंदोलन वापस लेना जो है वो सही फैसला नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवास के अवशेष मिले हैं, तो आप सभी को पता है कि गर्तावशेष जो है, गर्त यानी कि गर्त आवास, ये बुर्ज होम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अकबर के जो शासन काल है उसमें बिहार में बिहार जो है वो कितने सरकार में विभाजित था, तो अगर हम देखें तो बिहार जो है वह उस टाइम पे 7 सरकार में विभाजित था। और बिहार की अगर बात करें तो 1580 ईस्वी में बिहार को जो है मुगल सम्राट अकबर के तहत पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांत घोषित कर दिया गया था। हालांकि जो बिहार जो है इस पर जीत 1576 में ही मुगल के द्वारा जीत लिया गया था बिहार को, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था, तो इसमें देखें तो संध्या भी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था, वंदे मातरम भी और युगांतर भी। तो पूछ रहा है नहीं था, तो इसमें सारा है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आगे है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत सुमेलित है उसको देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी पुत्र बलश्री का है, तो ये तो ठीक है। दूसरा है देवपारा अभिलेख, तो देवपारा अभिलेख भी विजय सेन से संबंधित था, तो ये ठीक है। जूनागढ़ स्कंद गुप्त से संबंधित है, तो ये भी सही है। अब आगे दिया हुआ है मंदसौर अभिलेख, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं था, बल्कि यह मालवा नरेश यशोवर्मन से था, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, और गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख देखें तो एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, तो ये दिया गया था उनको 1971 में, यानी कि ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो यह पुस्तक जो है B.M. कॉल के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो यह बिहार का कला है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है, तो 7 कमांड में। और आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो अगर देखें प्रमुख को एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया, और महाबोधि मंदिर को 2002 में ही शामिल किया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नगद कोष अनुपात यानी कि CRR के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, तो ये भी ठीक है। आगे दिया हुआ है कि यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, तो नगद के रूप में नहीं रखा जाता है, बल्कि प्रतिभूति या गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है सही, तो हमारा ए सही हो जाएगा कि 1 और 2 स्टेटमेंट ही इसका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है, तो यह है उधार और अन्य देयता। आप सभी को पता है कि 2024-25 के जो बजट के अनुसार सबसे ज्यादा जो भारत सरकार जो उधार लेती है या फिर आय का जो सोर्स है वह उधार और अन्य देता है, जिसका प्रतिशत देखें तो 27% इसका वेटेज है। और इसके बाद फिर इनकम टैक्स से पैसा आता है, और उसके बाद फिर GST से, और फिर है
निगम कर से। तो सबसे ज्यादा पैसा उधार और अन्य देयता से ही सरकार के पास आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। तो इसमें जो है टोटल विश्व का 8% लौह अयस्क जो है उसका भंडार भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु इसमें तीसरे नंबर पे है। और इसके अलावा अगर देखें तो भारत अभी 209 गीगावाट से ज्यादा का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला देश बन गया है। और आप सभी को पता है कि भारत जो है 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य है। और वैश्विक स्तर पे भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 4th पोजीशन पर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे है कि हाल में ही चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है। तो यह मलेशिया से संबंधित है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि यूनिफाइड यानी कि यूपीएस पेमेंट योजना जो है इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो महाराष्ट्र जो है यह पहला राज्य है जिसने यूपीएस पेंशन योजना को अपनाया है। और अगर आप लोग को पता हो तो 1 अप्रैल 2025 से जो है यह यानी कि यूपीएस जो है वो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी पर लागू हो जाएगा। आगे है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और नाटो के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना 1949 में की गई थी। और अभी इसका 75वां वर्षगांठ बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें देखें मेंबर कंट्री तो टोटल जो है 32 है। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं। तो कीर स्टारमर यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये देखेंगे तो ये जो है लेबर पार्टी के हैं। और वहीं जो भारत के जो क्या बोलते हैं कि भारतीय मूल के जो ऋषि सनक जो पूर्व पूर्व में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी से थे और इनको हार मिली है, यानी कि ये हार गए। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि नोमडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। तो नोमेडिक एलिफेंट जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और इस साल जो है इसका आयोजन मेघालय में किया गया है, मेघालय। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में। और यह बनाया जाएगा नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में, और जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। और इसका लक्ष्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। तो लद्दाख में अभी 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है, जिसमें जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और चांगथाम ये 5 को डिस्ट्रिक्ट घोषित नया डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस सेट में। तो सऊदी अरब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन बन गया है। तो यह दिल्ली हवाई अड्डा है। और आप सभी को पता है कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसी के द्वारा जो है पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा, तो जापान में। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, तो आपको सभी को पता है कि केरल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे जो डेवलपमेंट है या कोई भी योजना है तो वो केरल के द्वारा ही मोस्ट प्रोबेबली लाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो इसका थीम जो था वह था लैंड लैंड एस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि बिहार में 2 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई, तो यह जो है किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि अभी कुछ यानी कि 1 साल अब होने वाला होगा कि नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है, और ये दोनों जो है यह जमुई में स्थित है। और इसके अलावा जो है एक कांवर झील जो पहले से ही इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया था बिहार का, जो कि बेगूसराय में है। तो टोटल मिला के अभी बिहार में 3 रामसर साइट जो है वो हो जाएगा, एक तो कांवर झील और दूसरा नागी और तीसरा जो है नकटी, और नागी नकटी जो है दोनों ही जमुई में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम जो इस बार का है यानी कि 2024 का वो है अवेकन न्यू डेप्थ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया, और इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर जेरेव को। वहीं अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो ईगा स्वेटेक को जीत मिली है। और आप लोग को पता होगा कि एक साल में 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएसए। तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन और यूएसए ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच को और फ्रेंच जो हमारा फ्रेंच ओपन है वो खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, और विंबलडन जो है यह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। और अगर हम देखें सबसे पुराना कौन सा इसमें ग्रैंड स्लैम है, तो वो विंबलडन है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया, तो स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें 116वें स्थान पर है टोटल 163 देशों में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है प्रत्येक वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है, और इस बार जो है यानी कि 2024 में इसको जारी किया गया, और फर्स्ट पोजीशन इसमें मिला है आइसलैंड को। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो क्वांटम विज्ञान का वर्ष जो है वो यूएन के द्वारा 2025 के लिए घोषणा किया गया है कि इस वर्ष को क्वांटम विज्ञान के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है, तो पंजाब पुलिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है हाल में ही यूनाइटेड नेशन द्वारा भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है सिद्धेश साकोरे को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और यह जो है महाराष्ट्र के किसान हैं, और इनके द्वारा जो है प्राकृतिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन में उनके नवाचार के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे अब इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो ब्लैंक्स दिया हुआ है वो नीचे दिए हुए वर्ड से हमें फिल करना है। और क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेम्बर वेयर ही डैश हिज मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हैड डिपोजिटेड, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि किसका जो है गलत इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है वो ढूंढना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो है
ओ से स्टार्ट ना हो के ई से स्टार्ट होगा, यानी कि ESOPHA और GUS, इसीलिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है योर्स लविंगली इज रिटेन इन, तो रिटेन इन ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भूधार, और इसके अलावा गिरी, नाग, आद्री इत्यादि भी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। आगे है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अकर्मक क्रिया बोला जाता है, और अगर कर्ता का फल कर्म पर पड़ेगा तो उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ये भी आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यह वाक्य शुद्ध है। आगे है कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये आप सभी को पता होगा कि आसमान टूट पड़ा दैट मीन्स कि मुसीबत आ गई, तो मुसीबत आना जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो सही कथन है वो बताना है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की तो बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जो है इसका ह्यूमरस कह रही हूँ कि जो ह्यूमस होता है तो वो इसमें एक कमी पाया जाएगा, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, तो ये भी आप लोग को पता है कि ये तो सही है बिल्कुल, और इसके अलावा काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तो ये भी ठीक है। दूसरा तीसरा सही है जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है वो कौन है, तो आप सभी को पता है कि पंजाब जो है सर्वाधिक एससी परसेंटेज वाला राज्य है, जहां लगभग 31.9% जो है एससी निवास करते हैं। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत सुमेलन है उसको बताना है, तो इसमें पहला देखते हैं जिब्राल्टर, तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच ये है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कुक जो है तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच है, तो ये भी सही है। और फिर मलक्का जो है यह जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, यह उसके बीच है, तो ये भी सही है। और डोबर जो है यह उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर के बीच नहीं है, बल्कि यह जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ना कि प्रशांत से, और इसमें गलत पूछ रहा है तो इसीलिए डी गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे है कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है, तो ये भी बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु में होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो नजका प्लेट जो है यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है। वहीं अगर अरेबियन प्लेट को देखें तो अरब प्रायद्वीप का जो अधिकतर भाग है वो अरेबियन प्लेट के तहत आता है, और फिजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, और फिलिपियन प्लेट जो है यह एशिया और प्रशांत महासागर के बीच का प्लेट है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, तो ये सभी को पता है कि यह निहारिका जो परिकल्पना है सबसे स्वीकृत मॉडल है, और इसमें जो बोला गया था कि जो ग्रह का निर्माण है वो सूर्य से जुड़े हुए पदार्थ के एक बादल से हुआ था, जो कि धीरे धीरे मूव कर रहा था, और इसको जो है इमैनुअल कांट के द्वारा बताया गया था सबसे पहले, और बिग बैंग थ्योरी आप सभी को पता है कि जॉर्ज लेमेंथर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इसको समकालिक रेखा बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और समलवन में जब क्या होगा कि दो समान लवणता वाले क्षेत्र को या बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है वो समलवन, और सेम इसी तरह से समतरी झंझा यानी कि समान तरी झंझा वाले जो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है वो आएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि गोदावरी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा उड़ीसा तक जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि यह गंगा के बाद जो है गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है, और इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह जम्मू और कश्मीर में है। और दाचीगम के अलावा सलीम अली, काजीनाग, किश्तवाड़ इत्यादि जो है नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो ये जो है भारत के अंदरूनी भाग में ज्यादा होगा, और इसका कारण है कि समुद्र और पहाड़ के बीच जो है वो गैप या बोले तो दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी इस कारण से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? तो यह 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। ये भी आप लोगों को, और इसमें जो है 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था। और ये भी आपको पता है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत गवर्नर जनरल का पद जो है बदलकर वायसराय में कर दिया गया। और उसके अलावा जो है भारत का जो शासन है वो कंपनी से लेकर अब ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित करना, जिसमें सूची 1 में विभाग दिया हुआ है और सूची 2 में मंत्री दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग सुमेलित करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, इसे मैं पूरा क्वेश्चन ले लूं पहले। हाँ, पहला दिया हुआ है शिक्षा। तो शिक्षा सभी को पता है कि इसमें अबुल कलाम आजाद जो थे उनके पास शिक्षा विभाग था। फिर है रेलवे एवं परिवहन, तो ये था जॉन मथाई के पास, यानी डॉक्टर जॉन मथाई के पास। खाद्य और कृषि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, और वित्त जो था आर के शानमुखम शेट्टी के पास। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो है SRQP, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो सी पे टिक कर देती हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जुड़ी थी। तो ये भी आप लोग को पता होगा, और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 8 अनुसूची जो है वो मूल संविधान में था, और बाद में अभी जो वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो जो 4 अनुसूची है वो बाद में जोड़ा गया। तो और इससे पहले जो है ये अनुसूची जो है 12 अनुसूची यानी कि 9, 10, 11 और 12 जो है ये कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ डील नहीं कर रही। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 19D में। तो अनुच्छेद 19D ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 19 जो है हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और इसके तहत जो है 6 अनुच्छेद जो है वो दिए गए हैं। 6 अनुच्छेद कह रही हूँ, सॉरी। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, फिर संघ बनाने, फिर किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने, उसके बाद फिर निवास करने और व्यापार करने जैसी स्वतंत्रता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे सौंपा गया है? तो यह जो है उस राज्य के राज्यपाल को सौंपा गया है, यानी कि राज्य के गवर्नर को। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये भी आप सभी को पता होगा कि प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें 30 मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और ये 30 मेंबर जो हैं यह लोकसभा से आएंगे। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह 6 अगस्त 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य काम जो है केंद्र और राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना। और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। और भारतीय संघ के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो? तो ये आप सभी को पता है कि 1/6 मेंबर को राज्यपाल जो है वो इन क्षेत्रों से विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। और इसके अलावा देखें तो 1/3 मेंबर को राज्य के स्थानीय संस्था के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा जो 1/12 सदस्य हैं उनको जो उनके द्वारा चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व जो है वो स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लिए हो। और इसके अलावा 1/12 मेंबर और चुना जाता है उन अध्यापक के द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला या फिर इनसे ऊंचे जो कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा विधान परिषद का जो गठन और समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में किया गया है। और अभी वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिसके पास विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उसके वैधानिक अधिकारों का जो अधिकार निहित हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो आप सभी को पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके तहत भारत संघ तथा राज्यों के संघ जो विवाद है वो आता है। उसके अलावा भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्य के बीच विवाद होगा तो वो भी आएगा। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद होगा तो वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक की सही सुमेलन कीजिए। तो सूची 1 में भौतिक राशि दिया हुआ है और सूची 2 में एसआई मात्रक। तो चलिए इसको सुमेलित करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पदार्थ का परिमाण। तो आप सभी को पता है कि ये जो है मोल इसकी इकाई होती है, यानी कि इसको मोल में मापा जाता है। फिर है ताप, इसका जो है केल्विन हो जाएगा एसआई यूनिट। द्रव्यमान का केजी यानी कि किलोग्राम और लंबाई का मीटर। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो है सीरीज जो बन के आता है RQSP, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो होगा m0 l और t यूनिवर्स 1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि वेग का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है, जिसको दूरी को l से और समय को t से डिनोट करते हैं। तो इसका जब हम विमीय सूत्र बनाएंगे, चूंकि मास यहाँ पे 0 है तो इसीलिए m0 पे आएगा और l और t यूनिवर्स 1। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ए में जो दिया हुआ है वो बन के आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि घर्षण गुणांक जिसको म्यू से डिनोट करते हैं उसका मान होता है तो 0 से 1 के बीच, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है, यानी कि पानी के नीचे कितना भाग तैरेगा उसका पूछ रहा है। तो 9/10वां भाग जो है पानी के नीचे रहेगा और 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसमें जो कैथोड किरण है यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और इसके अलावा अगर विद्युत चुंबकीय तरंग देखें तो उसमें गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और रेडियो तरंग आता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है उसमें कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि और पराश्रव्य तरंग आता है। तो ये सब भी जो है आप इसका एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 16.6 मीटर या अप्रोक्स 17 मीटर। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन जो है वो बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज जो है अलग अलग होता है। और दूसरा है समांतर क्रम के समूह में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो R इक्वल्स टू, यहाँ R हो जाएगा R=R1 प्लस R2 से लेके Rn तक। और यही अगर समानांतर क्रम का देखें तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही जो है हो जाएगा 1/Rn टर्म तक। तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो इसमें अगर हम चीनी और नमक का घोल का विलयन देखें तो ये और हवा जो है यह समांग मिश्रण का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा कि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है। तो आपको पता है कि एटम में जो 3 कण मुख्यतः पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें फोटोन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि एटम का भाग नहीं है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो कथन सत्य है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह जो है अम्लीय प्रकृति का है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है। तो यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये क्या करेगा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इसका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, यानी कि H2S। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसको बायोनिक्स बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बायोनॉमी देखें तो यह जो है जीवन के नियम का अध्ययन बायोनॉमी कहलाता है। और बायोमेट्री जो है गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री है। और बायोनोमिक्स जो है ये आपको पता ही है कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो कीट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके जो है 6 पैर होने चाहिए। तो मकड़ी है, मकड़ी का 8 पैर होता है, इसीलिए ये कीट वर्ग में नहीं आता है। और पूछ रहा है कि कीट नहीं है तो मकड़ी जो है यह कीट नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा। और बेसिकली एपीफाइट या अधिपादप वो पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या उससे लगे हुए रहते हैं और ये अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है। ये जो है सिर्फ पोषण पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसे एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो जड़ है वो मिट्टी से नहीं लगी हुई होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो यह प्रोटीन और लिपिड्स दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और प्लस सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो नील हरित शैवाल जो है यह एजोला का सहचारी है और इसको साथ मिलाने से जो है अच्छा उर्वरता प्राप्त होता है। और आप सभी को पता है कि एजोला जो है वो जलीय फर्न है और नील हरित शैवाल जो है ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह पनीर होगा क्योंकि पनीर जो है यह हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो इस कारण से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोले कैल्सीफेरोल कहा जाता है? तो यह जो है विटामिन D3 को बोला जाता है। हम सभी को पता है कि विटामिन डी जो है यह दो फॉर्म में पाया जाता है, D2 और D3, जिसमें कि D3 को कोले कैल्सीफेरोल और D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो यह जो है कैल्शियम, सोडियम और लौह तीनों ही इसमें संकुचन के लिए, यानी कि पेशी के संकुचन के लिए आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त है? तो यह जो है एमिनो सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जो है कि ये 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। आप लोग इसे सॉल्व करके इसका आंसर मिला लीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दूंगी। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है इसका आंसर 1:2 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का इसमें डेटा जो है वो कंप्लीट नहीं दिया गया है, तो इस कारण से ये नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसको तय नहीं किया जा सकता। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा 6 पैसे प्रति पेंसिल, यानी ऑप्शन सी। और 99 का जो आंसर हो जाएगा वो 8500 रुपीज, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 100 का, इसका आंसर है 3700 रुपीज, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिहार दरोगा का जो टेस्ट नंबर 4 है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से जाके जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको BPSC 71st और करंट अफेयर से रिलेटेड अन्य कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच।